हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करेजियस नर्सेस। मैं आज फिर से अपने चैनल में एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। ये जो वीडियो है ये स्पेशली नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इसमें मैंने सिस्टमेटिक वे में जो टॉपिक्स को लिए हैं, ये एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में है और सिस्टमेटिक वे में दिया है, ताकि आपको आपकी प्रेजेंटेशन में काफी हेल्पफुल रहेगा। ये आपको एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया दे देगा कि आप ये कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी इस पे कितना काटना है या कितना इस पे आप और अपना इनपुट दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते इन दो पिक्चर्स के ऊपर। पहले पिक्चर्स में आप क्या देख सकते हैं? ये जो पहला पिक्चर है इस पे आप देख सकते हैं एक ब्लड है ना। ये जो है ये आपका एक ब्लड है और यहाँ पे जो दूसरा पिक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेशेंट है। ये जो पेशेंट है इस पे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके कोई भी बाल नहीं है, मतलब ये पेशेंट को एलोपेशिया हो रखा है। और मेनली एलोपेशिया हम कौन से पेशेंट में देखते हैं? जिन लोगों को कैंसर रहता है ना। जिन लोगों को कैंसर रहता है तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ब्लड है और यहाँ पे कैंसर पेशेंट है, मतलब क्या हो गया, हम लोग एक ब्लड कैंसर के बारे में बात करने वाले, एक पर्टिकुलर ब्लड कैंसर के बारे में। अब आप ये सोचेंगे ये पिक्चर मैंने क्यों दिया, सब कुछ तो लिखा हुआ है। ये मेनली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग प्रोवोकिंग थॉट यूज करते हैं। जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट थॉट प्रोवोकिंग कैसे करते हैं लोगों का। जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे वो लोग कैसे उनको प्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहता है कोई भी स्टूडेंट का जब वो प्रेजेंट करता है। आप कोई भी रोल प्ले कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे पिक्चर्स दे सकते हैं, वीडियोस दे सकते हैं, है ना। ओके, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि पहले वाले पिक्चर में आपको मैंने दो पिक्चर दिखाया, तो ऑब्वियसली आपको भी क्लियर है कि हम लोग ल्यूकेमिया के बारे में बात करने वाले। चलिए हम अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं आप क्या वर्ड देखते हैं? ल्यूकेमिया, है ना। जो ल्यूकेमिया है, सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, जो ल्यूको है ना, और एक है ईमिया। ये जो वर्ड है ना, ये आपका ग्रीक वर्ड है। तो जो ल्यूको का मतलब है, इसका मतलब है इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, और ईमिया का मतलब क्या है? ब्लड। इसका मतलब क्या है? इंक्रीज डब्ल्यूबीसी इन योर ब्लड। दैट मीन्स हमें क्या समझ में आता है कि ये एक ब्लड कैंसर है रिलेटेड टू डब्ल्यूबीसी, जहां पे आपका जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। अब व्हाइट ब्लड सेल में आपके बहुत सारे टाइप्स आ गए। ये जो आपका हो गया बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब जो है आपका WBC में आ गया। तो आपका जो WBC का अमाउंट है, जो हमारी इन्फेक्शन से फाइट करता है, उसका अमाउंट ही हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा हो रखा है। तो यही इसी का मतलब है ल्यूकोइमिया। अब अभी आप देखेंगे कि हमारे YouTube चैनल में अगर आप देखते हैं ल्यूकीमिया के बारे में, एक बहुत अच्छी वीडियो है बाय डॉक्टर नजीब। उनकी जो वीडियो है वो काफी अच्छी है। वहां पे एक ना कंपैरिजन दे रखा है कि आपका जो ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा, ये जो काफी एक कॉमन डिजीज है, इनमें क्या डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि जो ल्यूकीमिया है वो मिल्क की तरह है, दूध की तरह है, जबकि जो आपका ये लिम्फोमा है ये एक बटर की तरह है। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना आपकी ल्यूकीमिया का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ध्यान से सुनिए। ल्यूकीमिया मिल्क की तरह है और लिम्फोमा आपके बटर की तरह। अगर आप लिम्फोमा का डेफिनेशन देखेंगे तो वो देखेंगे सम अनकंट्रोल मैलिग्नेंट सेल इन द लिम्फेटिक सिस्टम, बट अगर ल्यूकीमिया भी देखेंगे सेम चीज है, दैट इट इज रिलेटेड विथ योर लिम्फ सिस्टम, स्प्लीन, ब्लड सेल्स, लाइक दैट। सो दे आर ऑलमोस्ट सेम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? The difference is how they spread and how they behave. Spread मतलब ये कैसे
स्प्रेड करते हैं। जैसे मिल्क, अगर एक ग्लास ऑफ मिल्क हम लोग pour करते हैं तो वो कैसे एकदम फैल जाता है, पूरी जमीन में फैल जाता है बहुत जल्दी से, बहुत रैपिडली, प्रोग्रेसिवली, मतलब बहुत जल्दी से वो स्प्रेड कर जाता है। पर जो लिम्फोमा है वो धीरे धीरे स्प्रेड करता है। अगर वो एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो वो एक मास फॉर्म करता है, एक एक यूनिट बना लेता है जहां पे आपको एक बॉल दिख सकता है, एक लीजन दिख सकता है। पर ल्यूकेमिया ऐसा नहीं, वो पानी की तरह है, बहता चला जाता है, बहुत तेजी से जाता है। पर लिम्फोमा धीरे धीरे अपनी जोड़ी बना बना के जाता है। तो यही आपका एक मेजर डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे हमारी नॉर्मल डब्ल्यूबीसी क्या है। आप देखेंगे 4000 टू 11000 और कुछ बुक्स में लिखे हैं 4000 टू 12000 माइक्रोलीटर, ये आपका हो गया नॉर्मल डब्ल्यूबीसी। अगर अब इसकी नीचे ऊपर रहता है, नीचे हो गया ऊपर हो गया, तब वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना। ओके, अब हम एक दूसरी इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया था कि हमारा जो WBC है दो तरह का रहता है। एक है रिएक्टिव, हो गया रिएक्टिव प्रोलिफरेशन, और एक हो गया आपका ये न्यूप्लास्टिक जो कैंसर सेल रहता है, ये अनकंट्रोल्ड ओवर ग्रोथ रहता है। अनकंट्रोल्ड मतलब इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको हम कहीं से भी इसको थमा नहीं सकते। जबकि आपका रिएक्टिव प्रोलिफरेशन क्या रहता है, जैसे आपको कोई फीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गया आपके बॉडी में, तब उसको फाइट करने के लिए हमारा जो बोन मैरो है वो हमारा WBC प्रोड्यूस करता है। या फिर हमारा जो बोन मैरो है वो एक घर की तरह है। घर पे जैसे एक औरत रहती है जहाँ पे वो, आप समझ है ना, वो खाना जो है वो दूसरों को तो दे देती है, पर कभी कभी स्टोरेज भी रखती है कि जब हमें जरूरत होगा वो खाना वो दूसरों को देंगी। तो बोन मैरो भी सेम है, वो सेल प्रोड्यूस करते हैं, WBC RBC वो प्रोड्यूस करते हैं, पर जब वो रिक्वायर्ड रहता है तभी वो सर्कुलेशन में देते हैं, या फिर वो और ज्यादा WBC प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ पाए, है ना। पर कभी कभी कुछ डिजीज के कारण वो कंटिन्यूअस फिर वो प्रोलिफरेट होता ही रहता है, वो ब्लड सर्कुलेशन में भेजते रहते हैं। अब न्यूप्लास्टिक क्या होगा, जहाँ पे ओवर ग्रोथ हो गया, जहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी तरह से, है ना। तो यही आपका मेन इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए अभी हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में अब क्या लिखा है, definition says leukemia is a general term used to describe a group of malignant disorders affecting the blood and blood forming tissues of the bone marrow, lymph system and spleen, है ना। यहाँ पे टिश्यूज और बोन मैरो हो गए। बोन मैरो हमें पता है ब्लड कैंसर है, बोन मैरो तो होगा ही होगा। लिम्फ सिस्टम क्या, लिम्फेटिक सिस्टम, वो क्या करते हैं, आपके जो टिश्यूज में एक्सेसिव जो वाटर रहते हैं उसको ड्रेन करते हैं। ये एक मेन फंक्शन हो गया आपके लिम्फेटिक सिस्टम का। तो अगर आप देख सकते हैं किसी भी पेशेंट का अगर लिम्फ सिस्टम डैमेज्ड है तो उसको NSR का हो जाता है। कमिंग टू द स्प्लीन, यहाँ पे क्या करते हैं, आपके प्रोडक्शन भी होते हैं RBC के, प्लस ये डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि कोई भी डैमेज सेल है, कुछ भी जो सेल है वो प्रॉपर नहीं है, डैमेज्ड है, तो ये जो स्प्लीन है उसको डिस्ट्रक्शन के लिए हेल्प करता है। तो यही पे हम बोल सकते हैं कि अगर वहां पे स्प्लीन की तरफ बहुत ही अनकंट्रोल्ड सेल्स आ रहे हैं, बहुत ही अबनॉर्मल सेल्स आ रहे हैं, तो वो क्या करे, वो सब कुछ ही अपने तरफ से सब कुछ ही डिलीट करे, जिसकी वजह से हम क्या देख सकते हैं कि ल्यूकेमिया में बहुत सारे जो है आपको जो ब्लड काउंट्स है बहुत ही कम मिलेंगे। ये एक मेन रीजन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी हम इंसिडेंस रिपोर्ट की तरफ देखेंगे। अमंग ऑल ह्यूमन कैंसर, हमारी जितने भी ह्यूमन कैंसर है, जैसे हमारी पेनक्रियाटिक कैंसर हो गए, ब्रेन कैंसर हो गया, किडनी कैंसर हो गया, एड्रिनल कैंसर हो गया, एडिनोकार्सिनोमा हो गया, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, अमंग ऑल कैंसर इवन ब्लड कैंसर इंक्लूडेड, 8% दे कंसिस्ट ऑफ ल्यूकीमिया,
है ना। 8% दे कंसिस्ट ऑफ ल्यूकीमिया एंड दूसरे में क्या, दूसरे पॉइंट में लिखा है 1/2 ऑफ ल्यूकीमिया। मतलब हमारे ल्यूकीमियाज के भी बहुत क्लासिफिकेशन है, मेनली 4 क्लासिफिकेशन है। उन 4 में से जो मेनली एक्यूट है, 2 टाइप हो गए एक्यूट के, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। जो एक्यूट टाइप है उसका जो हाफ है उसका जो, क्योंकि ये एक्यूट है मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो रहा है, एक्यूट मतलब क्या, बहुत शॉर्ट टाइम में हो रहा है, तो शॉर्ट टाइम में वो काफी रैपिड होता है, रैपिड बहुत ही फास्ट। रैपिड का मतलब क्या है, बहुत ही फास्ट, और प्रोग्रेसिव है, वो बहुत ही जल्दी फैल जाता है। और अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं लेते, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में उस पेशेंट का डेथ हो सकता है। मतलब 100% चांस है कि वो होगा ही। नाउ कमिंग टू द ल्यूकीमिया ऑफ क्रोनिक, है ना, जो बाकी जो आपका परसेंटेज है वो आपका क्रोनिक हो गया, है ना। और क्रोनिक हम लोग मेनली जो है एडल्ट पेशेंट में देखते हैं, पर जब एक्यूट की बात करते हैं वो बच्चों में देखा जाता है, ठीक है। फिर कमिंग टू इंडिया का इंसिडेंस, क्योंकि हम इंडियन से भाई इंडिया के बारे में एक बार जान लेंगे। इंडिया में क्या है कि एटलीस्ट 3 to 4% पर 1 लाख पीपल, एटलीस्ट 1 लाख पीपल में 3 से 4 इंसानों को तो ल्यूकीमिया होगा ही, क्योंकि इतने सारे रीजंस हैं, है ना। और एटलीस्ट 30 to 52%, या बोल लो 30 to 50% वो फीमेल्स में काउंट करते हैं इंडिया में। चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कमिंग टू एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि फिर ये आपका और एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मेनली हम बोन मैरो डिस्कस करेंगे, है ना। बोन मैरो में क्या हो गया आपका, बोन मैरो मेनली 2 तरह का रहता है, येलो बोन हो गया, रेड बोन होगी, या आपको खुद से पढ़ना होगा, नहीं तो ये जो स्लाइड है बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जो बोन मैरो है उस पे रेड स्लाइड क्या है, जो हेमोपोइटिक सेल प्रोड्यूस करता है। हेमोपोइटिक सेल क्या है, जो आपका आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, ये जो वेरियस तरह की जो सेल्स है, ब्लड सेल्स है ना, तो वो आपके हो गए रेड बोन मैरो, जहां पे इन सब सेल्स का प्रोडक्शन होता है। इसके प्रिकर्सर जो इन सेल्स के जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं ना, वो बोन मैरो में होते हैं, रेड बोन मैरो। और आपका जो येलो बोन मैरो हो गया वो है आपके फैट्स, या फिर आप बोल सकते हैं लिपिड्स। लिपिड्स क्या है, वो येलो कलर के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जैसे हो गया येलो कलर का, तो वही है आपका येलो बोन मैरो, है ना। तो येलो बोन मैरो में क्या हो गया, जब वो है पूरा फैट्स हो जाता है। और रेड बोन मैरो ऐसा होता है जैसे ही हम बड़े होते रहते हैं, है ना, जैसे ही आप एक बच्चे से आप एक बड़े इंसान बन गए, तो आपका जो है धीरे धीरे आपका जो रेड बोन मैरो है वो आपका येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। रेड बोन मैरो है वो आपका येलो बोन में कन्वर्ट हो जाता है। आई एम रियली सॉरी विद द हैंड राइटिंग, बट ये प्रॉपर नहीं आ रहा है ना। तो आपका वो येलो बोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप एडल्ट रहते हैं तो मेनली कहाँ पे आपको ये रेड बोन मैरो मिलता है, जैसे आपका वर्टिब्रा हो गया, स्कल हो गया, आपकी फीमर हो गए, आपका ह्यूमरस हो गया, तो ऐसी ऐसी जगह में आप रेड बोन मैरो देख सकते हैं। पर जैसे ही आप एडल्ट होते रहते हैं वो सब येलो बोन मैरो के साथ रिप्लेस हो जाता है। और आप कब देख सकते हैं, बाय बर्थ तो सब ही रेड बोन मैरो रहता है, पर जैसे ही आप 7 years के स्टेज में आ जाते हैं, आपका 7 साल हो जाता है, तब आप येलो बोन मैरो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ही एक शॉर्ट वे में आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बता दिया। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ल्यूकीमिया का 4 क्लासिफिकेशन है, एक्यूट माइलॉइड, एक्यूट लिम्फोइड, क्रोनिक माइलॉइड एंड क्रोनिक लिम्फोइड। मतलब क्या हो गया, 4 मेन क्लासिफिकेशन है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया AML, भूलना नहीं है ना,
ये जो आपको स्लाइड दिखा रहे हैं ना, ये मैंने आपको मैं बहुत शॉर्ट में जा रही हूँ, आई नो, पर आपको ये काफी एक ओवरव्यू दे देगा, ताकि मेनली नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आप ये आपको अगर कोई भी एग्जाम में लिखना हो तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इतना टाइम तो मिलता नहीं है कि भैया बहुत कुछ लिखे। तो अगर आपने ये स्लाइड, ये जो पूरा वीडियो है बहुत अच्छे से देखा है, मैं बता रही हूँ, गारंटी है बहुत अच्छा स्कोर करोगे, है ना। एटलीस्ट बिकॉज आप सारे पॉइंट्स डालोगे, हमें यही सब तो चाहिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो डालना नहीं है, मेनली यही पॉइंट्स है, तो यही वीडियो देख के जाना अगर ये टॉपिक में, तो एटलीस्ट अगर ये टॉपिक आता है अच्छा लिखोगे। Then coming to chronic myeloid leukemia and chronic lymphoid leukemia, मतलब आपका CLL हो गया। ये लिखने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो मैं अभी और ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, जहाँ पे जरूरत है वहीं पे लिखूंगी, है ना। तो हमें 4 मिल गए, AML हो गया, AML हो गया, ALL हो गया, CML हो गया, CLL हो गया, है ना। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया एंड क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया या क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ओके, वी आर डन विद दिस। नाउ वी विल मूव अहेड। नाउ कमिंग टू द एटियोलॉजी, यहाँ पे क्या लिखा है, एज रिलेटेड। हम एज रिलेटेड से हम एक एक करके देखेंगे। हमारा एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो बोल के मैं पूरा वर्ड बोल रही हूँ, ये अपने दिमाग में डाल लेना है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, इंक्रीज इन इंसिडेंस विथ एडवांसिंग स्टेज, पीक एज क्या है 60 to 70, मतलब ये मेनली कहाँ पे दिखाया जाता है, जो ओल्डर पेशेंट रहते हैं उनमें हम लोग AML देख सकते हैं। देन कमिंग टू योर ALL, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, यहाँ पे क्या है, बिफोर 14 years ऑफ एज, पीक एज इज 2 to 9, मतलब ये एक ऐसा ल्यूकीमिया है जहां हम बच्चों में देख सकते हैं, या तो बच्चों में या यंग एडल्ट में, बहुत ही रेयरली ओल्डर एडल्ट में देखते हैं। आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे, इवन हमारे हॉस्पिटल में भी मैक्सिमम बच्चे दे हैव ALL। देन कमिंग टू CML क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, 25 to 60 years ऑफ एज, पीक एज आपका 40 years रहता है। CLL 50 to 70 years of age, rare below 30 years of age, predominance in मेनली लड़कों में देखा जाता है। अब इसके और भी एटियोलॉजी है जो हम अभी देखेंगे। अब हमारे एज के बाद हम लोग और भी जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है वो देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। आपको ये समझाने के लिए, इस चीज का मतलब समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ये पिक्चर दे रखा। ये पिक्चर इतना खास नहीं है, मैंने सर्च किया गूगल में, पर इतना सही नहीं है। यहाँ पे जैसे हमारा क्रोमोसोम कैसा रहता है, ऐसा है ना, ये हमारा हो गया क्रोमोसोम, और ये हमारे उसमें हो गए जीन, ठीक है। तो हमारे जो जेनेटिक में क्रोमोसोमल म्यूटेशन रहते हैं। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन 4 तरह के होते हैं। वो क्या है, डिलीशन, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन को हम कभी कह सकते हैं रेप्लिकेशन, कहीं कहीं पे आपका डुप्लीकेशन का मतलब रहेगा रेप्लिकेशन। अरे ये तो लिखता ही नहीं है। एनीवेज, आप समझ गए, आई होप। प्लीज कॉन्सेंट्रेट कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखना तो मेरे लिए एटलीस्ट पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो डुप्लीकेशन है ना, तो ये डुप्लीकेशन को हम रिप्लिकेशन भी बोलते हैं। एक हो गया इन्वर्शन, एक है ट्रांसलोकेशन। हम अब देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे अब डिलीशन में क्या देख सकते हैं कि जो है एक जो जीन है वो डिलीट हो गया है, एकदम कंप्लीटली डिलीट हो गया। अब डुप्लीकेशन क्या है, समझ में आ रहा है कि कुछ डुप्लीकेट हो गया, कोई तो जीन एक डुप्लीकेट हो गया। यहाँ पे क्या है, जो बी का जीन है वो डुप्लीकेट हो गया। अब इन्वर्शन क्या हो गया, इन्वर्शन मतलब, इसको समझाना पड़ेगा, ये अच्छे से दे नहीं रखा। इन्वर्शन मतलब जैसे ए की जगह बी होना चाहिए, है ना। जो ए है अभी, ए बी हो गया, वो अभी क्या हो गया, जो दूसरा वो म्यूटेट हो गए, वो BA हो गया। ये आपका हो गया इन्वर्शन, मतलब
एक दूसरे की जगह ले लेना, जहां पे उनको होना चाहिए वहां पे नहीं है, वो अपने उल्टे जगह पे है ना, वो आपका हो गया इन्वर्शन, कि फॉर सम रीजन वो इन्वर्ट हो गया। देन कमिंग टू ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन आपका क्या है कि कहीं से कोई जीन उड़ता हुआ आ गया, समवेयर दे हैव गॉट म्यूटेटेड, कहीं से वो म्यूटेशन होके एक्स्ट्रा कोई जीन आके घुस गया है, जिसके वजह से वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गया, उसी चीज को हम ट्रांसलोकेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई जो एक म्यूटेटेड जीन है वो आपके इस प्यारे से क्रोमोसोम में आके ऐड हो गया, है ना, ऐड होने के वजह से वो आपका म्यूटेट हो गया, जिसके वजह से आपके जो सेल्स है ना वो गलत प्रोड्यूस होते हैं, जहां पे उसको एक बाइकॉनकेव शेप में होना है वो अभी एक दूसरे तरह के शेप में आ गया और डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया। तो यही आपका मेनली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। और जैसे ही ये जेनेटिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं, क्रोमोसोमल डिसफंक्शन होते हैं, तब क्या हो जाता है, आपके जो पर्सन को है बहुत सारे जेनेटिकल इशू हो जाते हैं, क्रोमोसोमल इशू हो जाते हैं, डाउन सिंड्रोम एक जैसे हो गया, है ना। तो ये एक तरह का आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। Then coming to other etiological factor, radiation. अगर आपको याद होगा जो हमारे जापान में है बहुत सारे एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, नागासाकी हिरोशिमा ले लो, जिसके वजह से माइलोमा होने लगा है। फिर मतलब ये कोई कंफर्म नहीं है, पर देखा है कि मेनली रिसर्च में बहुत सारे लोगों को जापान में आफ्टर दिस न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट लोगों को बहुत सारा ये ल्यूकेमिक कंडीशन हो गया, माइलोमा कंडीशन हो गया, है ना। तो ये जो रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये लो रेडिएशन हो गया, उसमें लोगों को ल्यूकेमिया हो सकता है। देयर इज चांस दैट द पर्सन कैन गेट leukemia, any blood disorder, blood cancer disorder. Why? Because they are exposed to radiation, they are exposed to the electromagnetic field. Then coming to chemical, the next etiological factor, it says जो भी हम लोग chemical exposed होते हैं, जो भी हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में फार्मर्स हो गए, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो वहां पे बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं। या हम लोग बाहर की देशों की बात कर ले, जैसे बेंजीन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, ये सारे जो केमिकल्स है ये काफी हैजर्डियस होते हैं, काफी डेंजरस रहते हैं, और ये आपके ब्लड कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन कमिंग टू केमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। केमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी में क्या हो गया, जो इन लोगों को रेडिएशन थेरेपी मिलती है, जिन लोगों को केमोथेरेपी मिलती है, केमोथेरेपी से मतलब जो कैंसर रिलेटेड जो ट्रीटमेंट रहता है, रिटॉक्सिमैब हो गया, साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया, डोनोरुबिसिन हो गया, वेरियस तरह के जो केमोथेरेपी है, वहां पे उन लोगों को ये कैंसर हो सकता है। या फिर जो लोग इन चीजों से डील करते, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, या एक्सरे डिपार्टमेंट में, एमआरआई डिपार्टमेंट में जॉब करने वाले जो लोग हो गए, उनको चांसेस रहता है कि दे कैन गेट ल्यूकीमिया। देन कमिंग टू वायरस एंड इन्फेक्शन, इट इज सेड, ऐसा कोई स्पेसिफिक वायरस है नहीं, बट इट इज सेड दैट जो हमारा जो ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस है, HTCL, तो ये आपका ल्यूकीमिया कॉज कर सकता है, बट इट इज नॉट दैट मच श्योर। एंड दूसरा बात जो इन्फेक्शन की है, जो बच्चे चाइल्डहुड में एक्सपोज्ड नहीं हुए हैं इन्फेक्शन से, उन लोगों को जब वो लोग थोड़े बहुत ग्रो कर जाते हैं, उनको इन्फेक्शन लगता है, तो उनको ल्यूकीमिया हो सकता है। ये आपका हो गया वायरसेस एंड इन्फेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है कमेंट सेक्शन में बताइए, whenever I will see, I'll try to respond you. I hope this is clear. Then we will go to the next video. सॉरी, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ब्लड सेल्स है वो कहाँ से आता है। मैं बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिप्स वे में आपको पैथोफिजियोलॉजी समझाऊंगी ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए।
मैं आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझाने वाली हूँ। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं। ये क्या है, आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ सेल्स का पिक्चर है। यहाँ पे जो हेमोपोइटिक या स्टेम सेल रहते हैं वो दो तरह में डिवाइड रहते हैं। एक कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर हो गया, एक कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर या प्रिकर्सर सेल आप बोल सकते हैं। प्रिकर्सर मतलब क्या है, जो मेच्योर सेल के डेवलप होने के पहले जो हमारा इमेच्योर सेल रहता है वो आपका हो गया ये प्रोजेनेटर सेल। तो माइलॉइड जो है वो आपका किस किस में डिवाइड रहता है, आपका मेगाकार्योसाइट में रहता है, एरिथ्रोसाइट में, मास्ट सेल ग्रेनुलोसाइट आप बोल सकते हैं, मोनोसाइट आप बोल सकते हैं। और लिम्फोइड में किस किस में डिवाइड होता है, नेचुरल, बी सेल, टी सेल। ठीक है, ये आपका 3 क्लासिफिकेशन हो गया लिम्फोइड प्रिकर्सर में, मतलब लिम्फोइड इमेच्योर सेल में नेचुरल किलर सेल, बी सेल, टी सेल। ठीक है, या टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। तो मेनली आपका क्या करता है, जब हम एक्यूट की बात करते हैं तो मेनली जो ये एरिया है जहां पे प्रीकर्सर या इमेच्योर सेल रहता है, जो इमेच्योर सेल में जब कोई भी कैंसर होता है आपका लिम्फोइड माइलॉइड में, तब हम उसको एक्यूट बोलते हैं, एक्यूट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोनिक, when we have to talk about chronic, it means it has to deal with immature cells of our bone marrow. ओके जब हम क्रोनिक की बात करेंगे तो हमारे जो इमेच्योर सेल्स है जो अच्छे से डेवलप नहीं किए हैं, तो वही आपके हो गए क्रोनिक ल्यूकेमिया। ये एक बहुत ही सिंपल पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये माइलॉइड है, मेगाकार्योसाइट क्या हो गया आपका प्लेटलेट में कन्वर्ट करेगा, मेगाकार्योसाइट प्लेटलेट, एरिथ्रोसाइट क्या करेगा, ये आपका, दिस इज वेरी मच इजी because we are in paramedical, we already know it will convert in RBC। भाई क्या ये मतलब लोग कैसे करते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। एनीवेज आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एरिथ्रोसाइट आपका आरबीसी में कन्वर्ट करेगा। फिर ये जो आपका मास्ट है, एक्चुअली ये ग्रेनुलोसाइट प्लस मोनोसाइट रहता है, तो मोनोसाइट में हो गया है ना, मैक्रोफेज में फिर कन्वर्ट करता है। फिर जो ग्रेनुलोसाइट प्रिकर्सर सेल रहते हैं वो आपका हो गया बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल में कन्वर्ट करता है। लिम्फोइड में क्या होगा, बी सेल, टी सेल। तो जब हम लोग क्रोनिक लिम्फोमा की बात करते हैं या कभी कभी बी सेल रिलेटेड से बात करते हैं ना, तो हम कभी कभी लिखते हैं BALL, BALL, TALL, ऐसे करके हम लिखते हैं। इफ यू विल ऑब्जर्व व्हेन यू विल गो फॉर एनी ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल, यू विल सी दे आर राइटिंग BALL, TALL, दे आर स्पेसिफाइंग इट। वो लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये टी से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है। तो क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका ये, हम लोग मेनली WBC के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो क्या रहता है, वो क्या करता है, यहाँ पे वो लोग एक्यूट में यहाँ पे कॉज नहीं करेगा, वो मेच्योर सेल की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है, वो यहीं पे रुक के यहाँ पे ही प्रोलिफरेट कर रहा है ना, यहाँ पे प्रोलिफरेट कर रहा है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है मेच्योर होने के लिए। उसको तो मेच्योर होना पड़ेगा ना, ताकि हमें प्रॉपर आरबीसी मिले। वो मेच्योर नहीं होगा तो वो कैसे, जैसे अभी हम लोग बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हो गए तो हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं, पर हमारे जो पेरेंट्स है वो काफी एडल्ट है, समझदार, उनको पता है कि कैसे जो हमारे लाइफस्टाइल को है कैसे डील करना है, जो चीजें हैं लाइफ में हमें नीडेड है वो कैसे डील करना है। तो सेम इनके साथ भी है, क्योंकि वो लोग इमेच्योर है तो वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे और वो बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, डैमेज हो जा रहा है। जो बच्चा है अगर वो अच्छे से बचपन में ही सीखेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा, तो वो गलतियां करेगा और उसकी वजह से मार खा के हमेशा गिरता रहेगा। तो वही सेम इन सब के साथ है। क्रोनिक में क्या हो जाता है, वो लॉन्ग रन में जाके वो सब दिखता है कि उनको ये जो प्रॉब्लम हो रखा है। तो क्रोनिक में हम लोग कभी कभी हमें पता नहीं चलता, पेशेंट्स लोगों को पता नहीं चलता दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस कैंसर व्हेन दे कम फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब वो कोई भी इन्वेस्टिगेशंस के लिए आते हैं तब उनको पता चलता है कि नहीं, इधर उधर से पता चल गया कि मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, लेथर्जी लग रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, अचानक से ब्लीडिंग हो रहा है, तब उनको पता चलता है कि इनको कैंसर है। पर एक्यूट ल्यूकेमिया क्योंकि ये सब बहुत प्रोग्रेसिव रहता है तो उनको ये पता चल जाता है ना। तो ये आपका मेन पैथोफिजियोलॉजी हो गया।
आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। और तो क्या हो गया, अगर आपका ये सब हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ ऑल इटोलॉजिकल फैक्टर्स देयर विल बी प्रोलिफरेशन क्या करेगा, ओवर ग्रोथ करेगा जो कंट्रोल नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है, आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये डिस्ट्रॉय होने लगती है। और डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या हो जाता है कि आपकी एनीमिया, जो बाकी साइन एंड सिम्टम्स है, वो आपको दिखने लग जाते, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय हो रही है, वो खुद को संभाल नहीं पा रही, जिसके वजह से जो आपके ब्लड सेल्स है वो एकदम डिक्रीज होने जाती है। तो जब भी आप इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन में समझ में आता है कि जो ब्लड काउंट्स है वो कोई ना कोई एक ब्लड काउंट वो या तो बहुत ऊपर रहेगा, एलिवेटेड रहेगा, या पूरा नीचे गिरता रहेगा। प्लेटलेट हो गया, आपका हीमोग्लोबिन हो गया, वो एकदम गिर जाएगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इन लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है। नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, मतलब जो साइन एंड सिम्टम्स रहता है ना, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे हर एक हमारे टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, जो उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है फैटिग एंड वीकनेस, बहुत क्योंकि ऑक्सीजन भैया मिल नहीं रहा है उन लोगों को। आरबीसी है, अच्छे से जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो रखा है, तो ना ऑक्सीजन है ना न्यूट्रिएंट्स है, तो ऑब्वियसली फैटिग एंड वीकनेस रहेगा। हेडेक भी हो रहा है, माउथ सोर हो रहा है, या म्यूकोसाइटिस आप बोल सकते हैं, क्योंकि केमोथेरेपी की वजह से या डिजीज कंडीशन की वजह से उनका जो म्यूकोसल सेल है, जो स्मूथ मसल्स है, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसके वजह से उनको माउथ सोर्स हो रहे हैं। कमिंग टू एनीमिया, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, कि उनको हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, ब्लीडिंग क्योंकि प्लेटलेट कम हो जाता है, फीवर, इन्फेक्शन पकड़ रहा है इसलिए फीवर हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया, स्टर्नल टेंडरनेस, जहाँ की आपकी जो स्टर्नम है वो काफी पेनफुल हो जाता है। तो टेंडरनेस क्या होता है, सख्त हो जाना। स्टर्नल मतलब स्टर्नम, टेंडरनेस मतलब टाइट हो जाना, क्योंकि पेन हो रहा है तो वो टाइटनेस आ रहा है ना। फिर जिंजिवल हाइपरप्लेशिया, आई होप यू ऑलरेडी नो, है ना। जिंजिवल क्या हो गया, समथिंग रिलेटेड विथ योर गम्स, जो हमारे टीथ के ऊपर रहते हैं, क्योंकि मुझे अपने बीएससी लेवल में इतना समझ में नहीं आता है ना। ये आपका माउथ हो गया, ये आपका टीथ हो गया, और इस पे जब आप दांत खोलते हैं तो ये जो दांत जब हंसते हैं तो एक दिखता है ना टीथ के ऊपर, वो आपका गम हो गया। तो गम में जब भी कोई इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जिंजिवल हाइपरप्लेशिया। Then coming to minimal hepatosplenomegaly, स्प्लीनोमेगाली, हिपैटो मतलब लीवर, स्प्लीनो मतलब स्प्लीन, मेगाली मतलब वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाना, है ना, वहां पे, क्योंकि इन लोगों को इतना काम करना पड़ रहा है, तो हिपैटोस्प्लीनोमेगाली। फिर लिम्फो एडिनोपैथी, सेम चीज आपका, कि वहां पे इन्फ्लेमेशन ऑफ योर लिम्फ नोड्स। ओके, नाउ कमिंग टू एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फीवर, पेलर, ब्लीडिंग, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया आपका हो गया जहाँ पे खाने का मन नहीं करता है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। एटलीस्ट हर एक कैंसर पेशेंट का, स्पेशली ब्लड कैंसर पेशेंट का, उनका खाने का मन नहीं करता है। उनके सामने कितना भी टेस्टी खाना रख दो मन नहीं करता, क्योंकि या तो उनके माउथ में म्यूकोसाइटिस रहता है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ दियर म्यूकस मेम्ब्रेन, या तो मतलब उसकी वजह से ये नोजिया वॉमिटिंग रहते हैं, जिनकी वजह से उनको एनोरेक्सिया रहता है। ठीक है, फिर फैटिक हो गया, वीकनेस हो गया, बोन एंड जॉइंट एंड एब्डोमिनल पेन, जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, इन्फेक्शन, वेट लॉस, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, हेडेक, माउथ सोर, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में हो गया सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, मैलिग्नेंसी। जब कोई भी मैलिग्नेंसी होता है तो आपका ये सीएनएस इन्वॉल्व रहता है, और मेनली आपका जो लंग कैंसर है ना, उसमें आप ये सीएनएस इन्वॉल्वमेंट बहुत देख सकते हैं। इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, नोजिया, वॉमिटिंग, लेथर्जी, क्रेनियल नर्व डिसफंक्शन, सेकेंडरी टू मेनिंजियल इन्फिल्ट्रेशन, मतलब मेनिंजेंस में इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब जहाँ पे जगह है थोड़ा बहुत, उस पे आप ऑक्युपाई करके उस जगह को भर लेते हैं, जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इन्फिल्ट्रेशन, यहाँ पे ये हो गया आपके दो सॉलिड चीज, सॉरी दो नहीं तीन पकड़ लेते हैं, यहाँ पे सॉलिड चीज, यहाँ पे क्या है, थोड़ा स्पेस है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है आपका जो कैंसर सेल है, इस पे इन्फिल्ट्रेट करके इस पे
एक प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, ये हो गया आपका मेनिंजियल इनफिल्ट्रेशन। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकीमिया। नो सिम्टम्स अर्ली इन डिजीज, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है कि जो डिजीज का कंडीशन है वो पहले हमें नहीं दिखता है। फिर फैटिग एंड वीकनेस, फीवर, स्टर्नल टेंडरनेस, वेट लॉस, जॉइंट पेन, बोन पेन, मैसिव स्प्लीनोमेगाली, इंक्रीज इन स्वेटिंग, है ना, perspiration, increase in sweating, in medical term we can say perspiration. Then chronic lymphocytic leukemia, clinical manifestation, no symptom frequently, detection of disease often during examination for unrelated condition, chronic fatigue, anorexia, splenomegaly and lymphadenopathy, hepatomegaly may progress to fever, night sweats, weight loss, fatigue, frequent infection. देखो यहाँ पे ब्लड कैंसर में हर किसी को फीवर रहता है, हर किसी को ये इन्फेक्शन रहता है, ठीक है। उनको इतना सारा जो मेडिसिन मिलता है, उसके बाद इतना जो कंडीशन रहता है, दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे अफेक्टेड विद फीवर। थोड़ा सा भी इनको इन्फेक्शन लग जाए, दे विल गेट फीवर। सो वी हैव टू मेंटेन अ लॉट ऑफ हाइजीन फॉर दिस कैंसर पेशेंट्स. Okay, we have to be very careful, very careful. Okay, now moving to the next slide, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है, ये भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कमिंग टू कंप्लीट ब्लड काउंट वैल्यूज, द टोटल व्हाइट ब्लड सेल मैंने आपको पहले ही बताया था 4000 to 12,000 माइक्रोलीटर, उसके नीचे ऊपर दोनों खराब है. उसमें आपका फिर ये भी होगा कि आप वो भी देख सकते हैं कि प्लेटलेट डाउन है, हीमोग्लोबिन डाउन है, ये सब आप मेनली कंप्लीट ब्लड काउंट में देख सकते हैं. फिर बोन मैरो एस्पिरेशन, बोन मैरो एस्पिरेशन जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. जब हम बोन मैरो की बात करते हैं ना, ये जो है आपका एक मेजर इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है जहाँ पे हम बोन मैरो करते हैं. एनी हेमाटोलॉजिकल कैंसर, एनी ब्लड कैंसर, वी हैव टू गो फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन टू कंफर्म द डिजीज. I repeat, we have to confirm the disease and for that we have to go for this diagnostic test. बोन मैरो में यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है कि ये क्या चीज है, ये आप पढ़ सकते हैं. और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एक पिक्चर दे रखा है जहाँ पे एक बोन मैरो नीडल है और हम लोग देखिए कैसे बोन की तरफ जाते हैं और जहाँ पे ये रेड बोन मैरो रहता है वहां से हम एस्पिरेट करते हैं. हम लोग टिश्यू भी लेते हैं और ये ब्लड सैंपल भी लेते हैं उसी जगह से, ताकि हम देख पाए कि मतलब जो प्रोलिफरेशन है, जो मतलब कंडीशन है वो क्या है, ठीक है. नाउ कमिंग टू लंबा पंक्चर, ये लंबा पंक्चर आपको पता है ना. लंबा पंक्चर, हम लंबा पंक्चर से हम लोग CSF लेते हैं ताकि हम देख पाए कि उसमें ब्लास्ट सेल्स कितने, जो ब्लास्टोसाइट सेल वो कितना गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंक्रीज ऑफ ब्लास्ट सेल, ब्लास्ट सेल क्या है, इमेच्योर सेल, अगर ज्यादा रहता है तो वो सही नहीं रहता है. और यहाँ पे मैंने जो आपको पिक्चर दिया आप देख सकते हैं, लंबा पंक्चर में दो जो पोजीशन हम लोग मेंटेन करते हैं, वो एक है लेटरल पोजीशन, एक है सिटिंग पोजीशन. मेनली हम लोग सिटिंग पोजीशन में जाते हैं अगर पेशेंट थोड़ा स्टेबल है. अगर पेशेंट इतना स्टेबल नहीं है तो वी गो फॉर दिस लेटरल पोजीशन, ठीक है. Now coming to रेडियोग्राफिक टेस्ट, एक है MRI स्कैन, एक है CT स्कैन, एक हम लोग PET CT भी करते हैं, पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, वो भी एक आपका रेडियोग्राफिक टेस्ट है जो पूरा होल बॉडी का एक स्कैन लेते हैं देखने के लिए कि कहाँ कहाँ लेजन है. सेम यहाँ पे भी रेडियोग्राफिक का यही काम है, वो लोग डिटेक्ट करते कि कहाँ कहाँ लेजन है, कहाँ पे मेलिग्नेंसी है, ये मेनली डिटेक्ट करने के लिए ये लोग यूज करते हैं. Coming to lymphangiogram on lymph node biopsy may be performed to locate malignant lesions and accurately classify disease. क्लासीफाई करने के लिए डिजीज को एंड प्लस बायोप्सी देखने के लिए कि कहाँ पे, बायोप्सी करने के लिए कि कहाँ पे आपका ये मैलिग्नेंट लेजन हो सकता है. अगर आप लोगों को लग रहा है कि आई एम गेटिंग टू फास्ट, यू कैन जस्ट गिव मी कमेंट्स कि मुझे समझ में आए कि कहाँ पे मैं गलत कर रही हूँ, कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, ताकि आप सब बेटर अंडरस्टैंड करें मुझे.
यहाँ पे मैंने वेरियस क्लासिफिकेशन दे रखे हैं कि AML में कैसे काउंट्स लो होते हैं, ALL में कैसे रहते, CML में कैसे रहते, CLL में कैसे रहते। ये इस चीज का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इतना समझने की तो जरूरत नहीं है, पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पे RBC कम रहता है, प्लेटलेट कहाँ पे नॉर्मल रहता है, कहाँ पे जैसे यहाँ पे हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहता है, यहाँ पे हाई प्लेटलेट हो गया, कहीं पे लो प्लेटलेट, यहाँ पे AML में लो प्लेटलेट, CML में हाई प्लेटलेट हो गया है ना। तो ये सब आप एक देख सकते हैं। देन कमिंग टू द मैनेजमेंट पार्ट, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें देखना है कि मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो चलिए, हमारा मेनली 3 तरह का मैनेजमेंट है। एक हमारा हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिसिन हमें क्या क्या देना है एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। सेकेंड हमारा हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट तो भैया होता नहीं है, तो क्या होता है एडवांस मैनेजमेंट। हमारा ब्लड कैंसर में एडवांस मैनेजमेंट रहता है। फिर हमारा लास्ट क्या होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट, है ना। तो एक एक करके भी देखते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेडिसिन ऑलरेडी आपको मतलब दिखा दिए हैं। तो मतलब मेनली क्या है ना, हमारे मेडिकल में क्या होता है कि हम लोग जब ल्यूकेमिया रहता है ना, तो हम लोग मेनली 3 स्टेप्स में जाते हैं। एक अपना इंडक्शन हो गया, मेरी बात सुनिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ। इंडक्शन, INDUCTION, INDUCTION, इंडक्शन फेज। उसमें क्या रहता है, हम लोग लो डोजेस ऑफ केमोथेरेपी देते हैं। जो मेडिसिन है, इनके लो डोजेस रहते हैं, हमारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया CVD हो गया, CVDP हो गया, इसमें क्या हो गया, साइक्लोफॉस्फामाइड, विनक्रिस्टिन, डोनारूबिसियम, प्रेडनिसोलोन, ये एक प्रोटोकॉल हो गया। हर चीज का एक प्रोटोकॉल रहता है ना। तो इंडक्शन में क्या हो गया, लो डोज ऑफ मेडिसिन देंगे, जो कैंसर रिलेटेड मेडिसिन है, केमोथेरेपी, उसको लो डोज में देंगे। दूसरा फेज हो गया कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन में हम लोग हाई डोजेस देंगे पेशेंट्स को, हाई डोजेस। लास्ट में क्या है, मेंटेनेंस फेज। उसमें क्या रहता है, मेंटेनेंस फेज में 3 to 4 वीक्स में हम लो डोजेस में हम लोग कम कम करके उन 3 हफ्तों में उन लोगों को मेडिसिन देंगे, मेंटेनेंस डोज। जैसे हम रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, वैसे उन लोगों को 3-4 हफ्तों के लिए एक कंटिन्यूअस लो डोज में केमोथेरेपी देते रहेंगे, ठीक है। या तो ओरली, या तो IV, इंट्रावीनस, या तो पर ओरल वे में हम उन लोगों को मेडिसिन देते रहेंगे। तो 3 फेज हो गए, इंडक्शन, right, induction, consolidation and maintenance. I hope it is clear. Now coming to the various drugs classification, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी। alkylating agents हो गए, जो आपका क्या करता है, जो सेल्स को है, वो जो DNA की कॉपीज है उसको बनाने में ये रोकता है, क्योंकि अगर DNA प्रोड्यूस नहीं होगा तो सेल भी प्रोड्यूस नहीं होगा, वहीं पे खत्म, रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, झमेला ही खत्म हो गया, है ना। एल्कलाइटिंग एजेंट क्या हो गया, मेनली हम लोग साइक्लोफॉस्फामाइड यूज करते हैं, ब्यूसल्फेन, क्लोराम्ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फामाइड। आप लोग ये स्लाइड से रीड कर लीजिएगा। देन कमिंग टू एंटी ट्यूमर, ये क्या करता है, जो सेल ग्रोथ होता है हमारे ये कैंसर सेल का, इसको स्टॉप करता है, इसको रोकता है, सेल ग्रोथ को रोकता है। एंटी मेटाबोलाइट्स में क्या हो गया, केमोथेरेपी ड्रग्स जो है वो क्या प्रिवेंट करता है, जो कैंसर सेल को जो ग्रोथ होने में उसको प्रिवेंट करता है। उस पे आपका हो गया साइटराबाइन हो गया, है ना, 6 MP हो गया, मार्केप्टोप्यूरिन, इसको हम 6 MP भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये हम लोग एटलीस्ट हर कैंसर ट्रीटमेंट में देते हैं, मेनली ब्लड कैंसर। ये क्या करता है, इम्यूनो सप्रेस करते हैं। दो काम रहते हैं इसके, ठीक है, ध्यान से सुनिए, 2 काम, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, ये लोग इम्यूनो सप्रेस करते हैं। मेनली प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन। प्रेडनिसोलोन हम 100 mg दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन में 8 mg हम दे सकते हैं, कभी कभी 20 mg भी दे सकते हैं ना।
फिर हो गया हमारा नाइट्रोसोरियासिस या माइटोटिक नाइट्रोसोरियासिस, माइटोटिक इनहिबिटर्स और विनका एल्कलॉइड्स। ये हमारा क्या करता है, ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर ये क्रॉस करता है, ठीक है। कार्म्यूस्टिन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन ये काफी डेंजरस भी रहता है। जैसे हम लोग कोई भी इंजेक्शन में, ये हम लोग मेनली आईवी के थ्रू देते हैं। जब हम लोग इसको आईवी के थ्रू देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग लाइन फ्लश करें। अगर नहीं करते हैं तो ये एक्सर्वेशन हो जाता है, जो टिश्यूज है जहाँ पे हम लोग, जहाँ पे हमने लाइन किया वो पूरा खराब हो जाता है, ठीक है। देयर वाज अ केस जहाँ पे जो 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 जिन नर्स ने वो दिया था मेडिसिन, शी डिडंट फ्लश द लाइन प्रॉपर्ली एंड बिकॉज ऑफ विच एक्सर्बेशन हो गया, जो टिश्यूज है डैमेज हो गया। बहुत ही पुरानी बात है, ठीक है। अभी तो इसके लिए बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं। देन कमिंग टू बायोलॉजिक टारगेटेड थेरेपी, ये क्या है आपका जो बायोलॉजिक टारगेटेड थेरेपी है, इट वर्क्स बाय लोअरिंग द नंबर ऑफ बी सेल्स, इन्फ्लेमेशन एंड पेन। ये क्या करता है, आपके जो बी सेल्स है उसको कम करते हैं, जिससे हमारा जो है प्रोडक्शन नहीं होता है। बाकी मेच्योर सेल नहीं बनता है तो मतलब स्टोरी ही खत्म है और कुछ होगा ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं होगा। फिर ये प्यूडोफाइलोटॉक्सिन, रेटिन और मिसलेनियस, ये साइटो मतलब जो आपका केमोथेरेपी है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट से बना हो रखा है। और बाकी आप ये मेडिसिन है वो आप देख सकते हैं। रिटॉक्सिमैब आपका बायोलॉजिक में हो गया, प्यूडोफाइलोटॉक्सिन, रेटिन और मिसलेनियस, ये आपका एटोपोसाइड, ट्रेटिनॉइड, ये सब आप देख लीजिए, ठीक है। देन कमिंग टू AML, ALL, CML, CLL, ये जो है आपका एक स्पेसिफिक, ये सब कुछ दे रखा है। साइटरबाइन, हम एट्रा यूज करते हैं, इसको एट्रा बोलते हैं, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, एट्रा यूज करते हैं। ALL में हम एमेटानिब यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया यूज करते हैं। यहाँ पे एक DNA इनहिबिटर लिखा है, प्लस ये हाइड्रोक्सी तब भी यूज करते हैं जब हम बहुत ही WBC काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये हाइड्रोक्सी यूरिया भी यूज करते हैं। CML में डॉक्सोरुबिजिन हो गया, प्रेडनिसोलोन तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, विनक्रिस्टिन। CLL में फ्लूडराबाइन हो गया, साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया, है ना। तो ये सब यूज करते हैं। देन कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, एडवांस मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, हेमोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ठीक है। ये दोनों सेम चीज है। ये क्या करते हैं, रेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, जो भी हेल्दी बोन मैरो रहेगा उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। जब हमारा बोन मैरो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो लोग पहले नॉर्मल ही प्रोड्यूस करते हैं, है ना, पर कभी कभी वो एक्सेसिव अमाउंट में करते हैं और जो कन्वर्ट होके खराब हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम ये ऑटोलोगस की बात करते हैं, ऑटोलोगस क्या है, वो पेशेंट का खुद का बोन मैरो रहता है, वो हम लोग निकालते हैं, जो हेल्दी रहता है ना, हेल्दी रहता है। फिर पेशेंट को हम केमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन देते हैं, सब कुछ देने के बाद फिर उसी का ही हम जो प्रॉपर हेल्दी बोन मैरो उसको फिर ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि वो इन फ्यूचर वो खराब ना हो। फिर एलोजेनिक में क्या हो गया, जो भी वॉलेंटियर डोनर हो गया, जिससे भी बोन मैरो मैच कर गया, उस हेल्दी पर्सन से हम बोन मैरो लेंगे, उसको हम लोग फिर उसको हम फिर ट्रांसफ्यूज करेंगे उस कैंसर पेशेंट में, ठीक है। फिर सिंजेनिक, जो सिंजेनिक हो गया वो आइडेंटिकल ट्विंस, या फिर हम एक प्रकार का एलोजेनिक भी बोल सकते हैं, वन टाइप ऑफ एलोजेनिक। उस पे क्या हो जाता है, जो आइडेंटिकल ट्विंस में आइडेंटिकल ट्विंस अगर रहता है, वो एक तरह का एलोजेनिक हो गया, क्योंकि हम वो दूसरे पर्सन से ही ले रहे हैं, पर क्योंकि वो लोग ट्विन है तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, 90% कि उन लोगों का बोन मैरो मैच करेगा, ठीक है। तो ये हमारे 3 तरह के मेन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के टाइप्स हो गए। ये आपका एडवांस मैनेजमेंट होगा, ये सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। फिर हमारे आगे नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें क्या है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू डिक्रीज्ड ओरल इनटेक, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, acute chronic pain related to mucositis, risk for bleeding related to thrombocytopenia, hyperthermia related to tumor lysis and infection, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू केमोथेरेपी, लो ब्लड काउंट्स। आपको बहुत सारे डायग्नोसिस मिलेंगे जब हेमाटोलॉजिकल कैंसर के बारे में आएगा, बहुत सारे,
ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आपका हो गया कॉम्प्लिकेशन, न्यूट्रोपेनिक सेप्सिस, न्यूट्रोपीनिया, जहाँ पे सारे ब्लड काउंट्स आपके कम हो जाते हैं। जब आपके सारे ब्लड काउंट्स कम हो जाते हैं तो क्या होता है, बहुत इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, सेप्टिक शॉक होने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए न्यूट्रोपेनिक सेप्सिस एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है जो हमेशा हम मिल सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, ब्लड कॉम्पोनेंट सपोर्ट। ब्लड कॉम्पोनेंट सपोर्ट कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पर जो ट्रांसफ्यूजन है उस इंसान में, जो ट्रांसफ्यूजन करके जो आपका सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, फिर उनको साइड इफेक्ट्स हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एक ब्लड कंपोनेंट सपोर्ट, क्योंकि जो ब्लड कैंसर पेशेंट, हेमाटोलॉजिकल पेशेंट्स रहते हैं, उनको हमेशा, हेमाटोलॉजिकल पेशेंट मतलब ब्लड कैंसरस पेशेंट, उनको हमेशा ब्लड सपोर्ट चाहिए होता है। और अगर वो लोग बीएमटी पेशेंट है, मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट है, उनको हमेशा प्लेटलेट चाहिए रहेगा, पीआरबीसी चाहिए रहेगा, है ना, ये आरबीसी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा चाहिए रहता है, कोई भी रिएक्शन हो सकता है उनको, है ना। तो इसलिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कमिंग टू एलोपीशिया, एलोपीशिया क्या होगा, क्योंकि आपके सेल्स डैमेज हो रहे हैं जिसके वजह से आपके ये हेयर लॉस होते हैं, नेल्स आपके ब्लैकिश हो जाते हैं, ये एक तरह का आपका कॉम्प्लिकेशन हो गया। वीनस एक्सिस, यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे ये हाथ देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिकॉज ऑफ प्लेटलेट, या कभी कभी जो नर्सेज है, डॉक्टर्स है, वो लोग प्रिक करते हैं पेशेंट को, क्योंकि उनको वेन्स नहीं मिल रहा है, एकदम पतला रहता है। ये एक आपका वेन हो गया, ये नॉर्मल पेशेंट का ऐसा वेन हो गया, और ये आपका एक पतला वेन हो गया। इस पे आप कौन सा कैनुला घुसाओगे, 20 गॉज घुसाओगे, 18 गॉज घुसाओगे, 22, 26 तो घुसा नहीं सकते, बच्चों का है भाई वो, है ना। तो वो मतलब एडल्ट पेशेंट है, हमें कुछ तो करना होगा। तब हम लोग एक न्यू कैथेटर की तरफ जाते हैं, उसको हम या तो पिकलाइन या केमोपोर्ट, अगर आप कोई भी ब्लड कैंसर हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको ये दो तरह का दिखेगा। ये आपका हो गया पिकलाइन। पिकलाइन क्या है, पिकलाइन क्या है, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, ये आपका पिकलाइन हो गया। इससे हम लोग ब्लड विड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम मेडिसिन दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सेम विथ केमोपॉड, केमोपॉड भी बहुत सारे लोग घुसाते हैं। केमोपॉड आपका थोड़ा लेस कॉस्टली रहता है, तो आप ये एटलीस्ट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आप बहुत देख पाएंगे। पिकलाइन ये थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, पर ये काफी अच्छा भी रहता है ना। तो बार बार प्रिक करने से अच्छा है आप ये कर दीजिए। पर कभी कभी आप देख सकते हैं फिर भी जो है वैसे जो है रेड पेप्यूल्स आपको दिखेंगे, पैचेस दिखेंगे, क्योंकि लो प्लेटलेट्स रहते हैं उनको। देन फर्टिलिटी इश्यूज, इनफर्टिलिटी होगी, सेल्स डैमेज हो रहे हैं, बच्चा करना, उसके ऊपर से केमोथेरेपी होगा, तो बहुत सारे चांसेस है कि जो अगर बेबी होता भी है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, है ना। तो फर्टिलिटी इश्यूज तो रहेंगे। कमिंग टू सेक्सुअल डिस्फंक्शन, यस देयर विल बी, जो लिबिडो है आपका, डिजायर टू हैव सेक्स, वो भी आपका कम हो जाता है। आपके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस तो रहते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग, like yes, there will be a lot of complications. Coming to health education, very much important for nursing students. एनकरेजिंग सेल्फ केयर, हाइजीन मेंटेन करना है, एनर्जी कैसे कंजर्व करना है, कैसे एनर्जी को बचाना है। सेल्फ केयर मतलब उनको एक टाइम टेबल होना चाहिए, मैं इतना एक्टिविटी करूंगा, मैं इतने दिन रेस्ट करूंगा, उनको रेस्ट की जरूरत है, एक्टिविटी भी करना है, पूरा दिन बैठे नहीं रहना है ना। ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, आपका क्लोरहेक्सिडिन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है ओरल हाइजीन के लिए। अदरवाइज उनको म्यूकोसाइटिस हो सकता है, क्योंकि केमोथेरेपी मिल रहा है ना, रेडिएशन मिल रहा है, वो इफेक्ट करते हैं आपकी सेल्स को, नॉर्मल सेल्स को भी इफेक्ट करते हैं। कभी कभी उनको समझ नहीं आ रहा है ना, जो आपको थेरेपी मिल रहा है उनको समझ नहीं आता है कि कौन से सेल्स को किल करना, अब नॉर्मल या नॉर्मल, तो कभी कभी अब नॉर्मल के साथ वो लोग नॉर्मल को भी किल कर जाते हैं, जिसके वजह से म्यूकोसाइटिस होता है ना। फिर रिपोर्टिंग लेजन, कोई भी ब्लीडिंग हो गया या कोई भी इन्फेक्शन का मेन साइन क्या है, फीवर होगा, उनको फीवर होगा, है ना, या यूरिनरी ट्रैक्ट से उनको जलन लगेगा कि जलन हो रहा है,
ये आपका एक इन्फेक्शन हो गया। मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ रेस्ट एंड एक्टिविटी, मतलब रेस्ट एंड एक्टिविटी का एक टाइम टेबल बैलेंस बनाना है। इंफॉर्मेशन अबाउट ल्यूकेमियाज एंड ट्रीटमेंट, जो आपका पैथोफिजियोलॉजी तो ऑब्वियसली उनको इतना समझा नहीं सकते, पर जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो जो उनको जानना चाहिए कि अगर हम ये ट्रीटमेंट देते हैं कितना हेल्पफुल रहेगा, अगर ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं कितने चांसेस है, कितना परसेंटेज है कि इट विल बी सक्सेसफुल, या आपके जो GVHD रहते हैं, है ना, जो BMT के बाद जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो सब आपको स्पेसिफाई करना, उसका प्रोग्नोसिस क्या है, डिजीज का प्रोग्नोसिस क्या है, या आपके कितने सोर्सेज हैं जिससे आप कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आप हेल्प ले सकते हैं। गवर्नमेंट में बहुत सारे नाको वगैरह जो भी प्रोग्राम्स है उसके थ्रू, शाश्वत साथी, बहुत सारी चीजें हैं जो हर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वो लोग प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये जो कैंसर पेशेंट है उनको हेल्प मिल पाए। तो वो सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना होता है। देन द थर्ड वन, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन एंड इंजरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके प्लेटलेट्स हमेशा कम रहते हैं, है ना, प्लेटलेट्स कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उनको इंजरी से प्रिवेंट करना है, हैजर्डियस एनवायरनमेंट से दूर रहना है। कोई भी ये जो ब्रश करते हैं जोर जोर से नहीं करना है, एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करना है, स्पोर्ट्स नहीं करना है। कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में क्या इंजरी होगी तो फिर तो भाई लग गई। अवॉइडिंग फूडबॉर्न इलनेसेस बाय वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, है ना, अच्छे से वॉश करके खाना, बहुत ही हाइजीन मेंटेन करना है। और अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो तो भाई बहुत ही उनको OCAD हो जाना है ना, ये जो क्या आपका क्या बोलते हैं इसको, OCD जो हो जाता है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं यार OCD को, हाँ वो क्या, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यस, इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत ही वो लोग मेंटेन करते कि नहीं ऐसे टच नहीं होना चाहिए, इन्फेक्शन हो गया है ना, तो OCD जैसा ही होना चाहिए अगर BMT होता है। वेरी मच केयरफुल, आई एम टेलिंग यू रिपीटिवली, वेरी मच केयरफुल। तो ये काफी एक जो केयर गिवर्स होते हैं उन पे थोड़ा प्रेशराइज आ जाता है क्योंकि काफी हाई मेंटेनेंस चाहिए होती है, ठीक है। देन अवॉइडिंग इम्यूनाइजेशन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कभी कभी वाइवा में, क्यों अवॉइड करते हैं इम्यूनाइजेशन, क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे किलर सेल्स रहते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन रहते हैं जहाँ पे एक वायरस को किल करके हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है कि इम्यून प्रोड्यूस हो, तो इसलिए वो भी इंफेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे एक केस हुआ था एक पेशेंट का कि उनका BMT हुआ था, ठीक है, BMT होने के बाद आपको पता है हाइजीन मेंटेन करना, तो फैमिली काफी रिलीजियस थी। आई एम नॉट अगेंस्ट रिलीजियस बिलीफ और स्पिरिचुअल बिलीफ, बट देखिए क्या होता है, उन्होंने क्या किया, रिलीजियस बिलीफ के वजह से सोचा गंगाजल पिला देते हैं हमारे पेशेंट को, वो तो भगवान है, सब ठीक कर देंगे। ठीक है, अच्छी बिलीव है, भगवान में मानना चाहिए, ठीक है, हर कोई मानता है, कुछ लोग नहीं मानते, वो अलग बात है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, गंगाजल पी लिया, उसके वजह से उनको क्या हो गया, GVHD हो गया। अब GVHD क्या है, GVHD हो गया आपका ग्राफ्ट वाइरस होस्ट डिजीज, जहाँ पे जब बहुत ही इन्फेक्टेड हो जाता है पेशेंट, बहुत ही, फिर उनको डायरिया होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता है उनको, ठीक है, तो उसकी वजह से पेशेंट डाइड वेरी सून। तो ऐसा नहीं करना, जब भी अगर अगर आपका कोई नोन पर्सन है, कोई भी या पेशेंट है, यू शुड मेंशन देम, वेरी मच इंपॉर्टेंट, दे शुड मेंटेन हाइजीन अ लॉट, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, अभी हम लोग खत्म करते हैं। अरे हाँ, और एक है यूजिंग एन इलेक्ट्रिक रेजर फॉर शेविंग, अवॉइडिंग रेक्टल, कोई भी वो करना है, फिर इंक्रीजिंग डाइटरी फाइबर, जो भी प्रोटीन रिच डाइट है वो सब लेना है, अवॉइडिंग एनी ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दैट इंटरफेयर विद प्लेटलेट फंक्शन, जैसे एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करता है, ब्लड थिनिंग का काम करता है, पता है ब्लीडिंग हो रहा है फिर भी एस्पिरिन ले रहे हैं, नहीं लेना है, इकोस्प्रिन नहीं लेना है, तब थोड़ा कंट्रोल करना है, ये सब नहीं लेना है। यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप, दी ऑल दिस इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन बाय डॉक्टर प्लस नर्स,
एंड नर्स को तो पता ही होना चाहिए, बिकॉज दे आर डीलिंग विद पेशेंट्स एंड पेशेंट रिलेटिव्स एवरी टाइम. यू शुड बी नोइंग दैट कहाँ पे कौन से मेडिसिन से उनको अफेक्ट हो सकता है, कहाँ पे उनको रोकना है, कहाँ पे उनको प्लेटलेट, कहाँ पे उनको इकोस्प्रिन लेना है, कहाँ पे एस्पिरिन लेना, कहाँ पे उनको नहीं लेना है, कहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के लिए उनको ये सब जो लैक्टोजन है ये सब लेना, कहाँ पे नहीं लेना. देन इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग एनी ब्लीडिंग, एनी फीवर, एनी काइंड ऑफ बिहेवियर. ठीक है, ये सब रिपोर्ट करना है. नाउ अभी सच में खत्म करते हैं समरी. हमने क्या क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ही जिस्ट में देखा है. फिर हमने इटोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फॉर ईच टाइप, डायग्नोस्टिक, इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट वी हैव सीन. नाउ कमिंग टू कंक्लूजन. ल्यूकेमिया ये कोई भी सेक्स, जेंडर, एथनिसिटी नहीं देखता है. ठीक है, ये बहुत ही एक्सपर्ट केयर हमें चाहिए होता है. और क्योंकि हेमाटोलॉजिकल पेशेंट, जो भी हमारे ब्लड कैंसर पेशेंट है, उनको डील करना बहुत मुश्किल है, बहुत. जब हमारे नर्सेज हैं, जब हम ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, आपको बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा. तो इसलिए आपको एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. इस चीज़ में आपको नॉलेज एनहेंस करना बहुत ज़रूरी है. तो जब भी हम कोई ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल में देखते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए समझना कि नर्सेज को स्पेसिफिकली ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स के बारे में बहुत ही ब्रीफली, बहुत अच्छे से उनको गाइड किया जाए, उनको काउंसिल किया जाए. ठीक है, क्योंकि हर टाइम आप देखेंगे सेम पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, उनकी भी बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. तो यू जस्ट कांट बी रूड विद दिस पेपर. यू हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक एंड you have to control your emotions at times. At times they shout, at times they behave very rudely, but you have to make yourself calm. एंड ये नर्सेज के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो नर्सेज ही हैं जो उन पेशेंट्स एंड पेशेंट रिलेटिव्स के साथ रहते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी मेंटली, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. इसलिए मैं नर्सेज को बोलती हूँ कि यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब. मे बी आज हमारी इंडिया में या ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये काफ़ी सक्सेसफुल नहीं है. यू आर नॉट पेड वेरी मच, बट you should be very proud. And if you know somebody who is in the medical field, who is a nurse, if you are a doctor, if you are listening to this video and you know a nurse, or you are known a group of nurses, you should be very thankful. They are doing a lot. It's just not about administering medication. They are doing a lot more than just administering medication, dealing with patient relatives, taking care of your orders, taking care of all housekeeping, everything. So you should be very thankful. So now I'll just take your leave. बहुत सारा मैंने लेक्चर दे दिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप यू लाइक इट. आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. आई हैव गिवन माई बेस्ट. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिए, तो ताकि मैं आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर पाऊँ. थैंक यू सो मच.